Good morning, students. Welcome back to all of you. Good morning, Avesh. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Afan. Good morning, Gautam. Good morning, Raghuveer. Good morning, Vaishnavi. Good morning, Diya. Good morning, Sonaksh. Students, स्ट्रेंथ आपका रघुवीर लैपटॉप में बैटरी नहीं है, मोबाइल से नहीं कनेक्ट कर सकते। नो मोबाइल, तो आपको अपना लैपटॉप, अगर आप सिर्फ है पढ़ाई के लिए, तो अपना लैपटॉप आपको ऑलरेडी चार्ज करके रखना चाहिए था। ये तो पता ही ना कि क्लासेस का टाइमिंग तो आपको पता है, ऐसा तो है नहीं कि क्लास आपकी सडन ली गई है। यस भावेश, सॉल्यूशन syllabus. Okay, Jia, you are asking about syllabus solution chapter. Okay, FA1 के लिए जो आपका चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस है, वही हम FA में भी हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। देखो, लास्ट हमारी प्रॉपर्टीज चल रही है सॉल्यूशन की, जिन्हें हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप कह सकते हो कि वो प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती है सॉल्यूट के अमाउंट पर। गुड मॉर्निंग मरियम। आपका स्ट्रेंथ बढ़ाओ, मैंने कॉल किया था कल भी बच्चों को। आप लोग लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे। देखो, पहले जब आपके रिकॉर्डेड चल रहे थे क्लासेस, तो आप लोगों की ही डिमांड थी कि लाइव क्लासेस चलाई जाएं, और अब आपका जो अटेंडेंस है, जो स्ट्रेंथ है आपकी, वो डाउन जा रही है। नहीं, सॉलिड स्टेट नहीं आएगा। तो अटेंडेंस इंक्रीज करूं, और जो बच्चे सिर्फ ज्वाइन करके बैठे हैं, टीचमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, रेगुलर उनकी एब्सेंट आ रही है, मैं उनको क्लासरूम से भी आउट कर सकती हूँ। तो लास्ट चांस है आपके लिए। अगर सिर्फ आपने ज्वाइन करने के लिए ही आपने क्लिक किया था लिंक पर, तो हाँ, जो डेली करते हैं उनके लिए नहीं कह रही मैं, ठीक है गौतम। जो बच्चे एब्सेंट है, रेगुलर एब्सेंट है, ठीक है, वो अपने कोई कह रहा है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, कोई कहता है कि हम कोचिंग कर रहे हैं, डमी स्टूडेंट हैं। तो देखो, 2 साल से ऐसा हो रहा है कि हर एक स्टूडेंट डमी है, सभी डमी है। और आप ये भी जानते हो कि बोर्ड का जो रिजल्ट है, अभी इन सर्कमस्टेंसेस में आपके जो बोर्ड का रिजल्ट है, वो भी आपके इंटरनल असेसमेंट, आपकी रेगुलर अटेंडेंस, आपने किस तरह से अपना होमवर्क सेंड किया ऑनलाइन में, कैसे आपने क्लासेस अपनी रेगुलर क्यूसी के बेसिस पर बन रहा है आपका रिजल्ट। समझ में आ रही नहीं ये चीज? आपका होमवर्क जो आप सेंड करते थे, तो आप ये मानकर चलो कि आपका जो अटेंडेंस है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको अपनी लाइव क्लासेस ज्वाइन ही करनी है, अटेंड ही करनी है। आप ये मैसेज अपने जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उन तक भी पहुंचा दो कि आपको कंटिन्यू अपनी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। आपकी अटेंडेंस मस्ट है, आपको ज्वाइन ही करना है क्लासेस, रेगुलर देखना है होमवर्क अपना। ऐसा नहीं है कि आप डमी हो तो आप फ्री हो, आपके मार्क्स तो स्कूल से ही जाएंगे, ठीक है। फिर आगे आप लिस्ट में एब्सेंट, रेगुलर एब्सेंट शो हो रहे हो, आप टीचमेंट आप सब ज्वाइन करके बैठे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो लिस्ट में आपका रेगुलर एब्सेंट ही शो हो रहा है। चलो कंटिन्यू करते हैं हम क्लास को, इसको ध्यान में रखना। तो बात कर रहे हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। सभी जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज। समझ में आती है चीज? सोल्यूशन की भी कैसी प्रॉपर्टीज जो कि डिपेंड करती हैं उस सोल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, उस पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जिक्र किया था स्टार्टिंग में, जिसमें से फर्स्ट हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसे हम नाम देते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में होने वाली लोअरिंग। फिर जो आगे की आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो उस लोअरिंग पर ही डिपेंड करती है, उसी से आगे कंटिन्यू करती है।
तो हम सेकंड बात कर रहे थे आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर। गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग मैम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो कि जब भी आपके पास, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपके पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, आप उसे वेपोराइज करते हो, उसकी वेपर्स बन रही है, वो वॉलेटाइल है, क्लियर है ना, उसकी वेपर्स बन रही है, वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है। पर जब आप उस सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो, यानी ऐसा सॉल्यूट जो कि बैठ गया सोल्यूशन में जाकर वेपोराइज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, बने हुए सोल्यूशन वो सरफेस पर तो है, ठीक है, बट अपनी वेपर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा, उसने जगह घेरी हुई है, तो वेपर किसकी एक्सर्ट होंगी, सिर्फ सॉल्वेंट की। तो देखा जाए तो ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। जब भी आप किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो डेफिनेटली उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसे हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। और जब इसे रिलेट करते हो आप आपके सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तो इसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हो। ये चीज क्लियर है। फिर उसके बाद जब वेपर प्रेशर आपका कम हो गया, ठीक है, आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर कम हो गया सोल्यूशन का, अब आपको सोल्यूशन को बॉईल करना है। समझ में आ रही है चीज, आप उसे बॉईल कर रहे हो, तो बॉईल होंगी तो वेपर्स बनेंगी, वेपर्स तो बन ही नहीं पा रही हैं, तो आप उसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे। आपको सोल्यूशन को बॉईल करने के लिए, वेपोराइज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। तो कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, और इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कम होता है, बट उस कम वेपर प्रेशर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसी फिनोमेना को हम यहाँ समझ रहे हैं। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट भी आपका क्लियर है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर पॉइंट होता है जिस पर पर्टिकुलर आपके जो सॉल्वेंट है या जो भी सब्सटेंस है जिसके लिए आप मेजर कर रहे हो बॉइलिंग पॉइंट, उस सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर लाना होता है सोल्यूशन या उस सब्सटेंस के वेपर प्रेशर को, तो उसे आप नाम दे देते हो कि ये पॉइंट जो है, ये टेम्परेचर पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है। उसी कंसेप्ट को लेकर हम आगे चलते हैं। यहाँ आपने देखो ग्राफ प्लॉट किया था वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। जो फर्स्ट वाला ग्राफ है वो शो कर रहा है प्योर सॉल्वेंट के ग्राफ को, ओके, और सेकंड वाला सोल्यूशन के ग्राफ को। प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ यानी कि सॉल्वेंट प्योर था आपका, उसकी वेपर्स वेपोराइज हो रही थी, वॉलेटाइल था वो, वेपर प्रेशर उसका ऑलरेडी हायर था, आपने इसको टेम्परेचर दिया बॉइल करने के लिए, और उसने जल्दी से जाकर उसने किसको टच कर लिया, एटमॉस्फेरिक लाइन को, और बॉइल होने लगा। फिर हमने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर देखो क्या हुआ कि वेपर प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया, होगा वेपर प्रेशर डाउन। वेपर प्रेशर डाउन होने से अब आपको उसको बॉइल करना है, ठीक है, उसको बॉइल करना है, तो वेपर प्रेशर वैसे ही डाउन है, आपको उसकी वेपर्स बनानी है और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल करना है, तो आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर देना होगा। आप टेम्परेचर दोगे, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर पर जाकर फिर वो एटमॉस्फेरिक लाइन को क्रॉस करेगा, तो इसे हम नाम देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है। समझ में आई ये चीज। तो यहाँ पर टीबी नोट, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को डिनोट करता है, जिसे हमने टीबी नोट से डिनोट किया है। उसके बाद जो एलिवेटेड हुआ सॉल्यूशन का, उसको सिर्फ टीबी से डिनोट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ ये चीज समझ लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर, ठीक है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा, देन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू दिस सॉल्वेंट। किससे, जब आप उस सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो आप कंपेयर करोगे तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम दिखेगा और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हायर लिखेगा। इसे ही आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। एलिवेशन को शो कर रहा है डेल्टा टीबी, यहाँ ग्राफ में देखो आप, ये एलिवेटेड पार्ट है, पहले सॉल्वेंट का इतना कम बॉइलिंग पॉइंट था, सॉल्यूशन का ज्यादा हो गया, ये एलिवेटेड पार्ट है जिस डेल्टा टीबी से डिनोट कर रहे हैं। तो डेल्टा टीबी अगर आप डिनोट करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, टीबी नॉट माइनस टीबी। यहाँ टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ओके, और डेल्टा टीबी आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को शो करता है। तो ये कुछ हमारा बेसिक है जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट समझ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है और कैसे बॉइलिंग पॉइंट रिलेट करता है वेपर प्रेशर के साथ, और किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर हम आगे चलते हैं कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है किस तरह से ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो चीज हम देखेंगे। हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट स्टूडेंट? Yes, ma'am. ये अंजलि क्या पूछ रहे हो? टीबी ज्यादा होगा ना? एक सेकेंड। यस 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 अंजलि, ठीक है। टीबी एलिवेटेड को शो करा है, टीबी माइनस टीबी नॉट, करेक्शन कर लेना इसमें। कर लिया करेक्शन। अब इसको हम क्लीन कर लेते हैं एक बार, तो देखते हैं कि ये किस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि ये डिपेंड करता है जो आपने सॉल्यूट इसमें ऐड किया है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो यहां हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to the concentration of solute। जो भी सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डाला है उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये एलिवेशन। जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा उतने ही ज्यादा एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट पे, क्योंकि जितना वो घुलेगा उतना ही कम वो वेपोराइज होने देगा और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ता जाएगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आप कोई से भी कंसंट्रेशन टर्म ले सकते हो। यहाँ जब एक्सप्लेनेशन दिया गया था इस एलिवेशन का तो मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म ली गई थी, तो आप कह सकते हो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी क्यों ली गई? क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर को बाद में डिस्कस करेंगे, ये चीज समझो। आप इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है यहाँ पर? मोलैलिटी को डिनोट कर रहा है। आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट लिखना होता है, केबी कहते हैं, ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी एन। ओके, यहाँ पर केबी क्या है? मोलर एल मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब मोलैलिटी को आप किस तरह से देखकर आए हो? ठीक है, मोलैलिटी आपको डायरेक्ट मोलैलिटी भी दे सकते हैं, आपको कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताओ, डायरेक्ट मोलैलिटी दे देंगे। बट मोलैलिटी नहीं दी, आपको मोल्स दे रही है, तो कैसे आप मोलैलिटी तक पहुंचोगे? तो देखो मोलैलिटी क्या होती है, क्या होती है मोलैलिटी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां लिखोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां तक विजिबल है सभी को, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास सॉल्वेंट। वो मास भी किसमें? किलोग्राम में। यहां तक नहीं क्लियर हो रहा था, एक बार से उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लियर लिख लेते हैं हम। उसका स्क्रीनशॉट लो, मोलैलिटी को फिर अच्छे से समझते हैं। डेल्टा टीबी को आपने केबी एम से डिनोट किया है, ये आपका फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए, ये आपका फॉर्मूला है। अब मोलैलिटी को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो मोलैलिटी क्या होती है, क्या होती है मोलैलिटी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ लिखोगे मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो मास भी किस में होना चाहिए आपका, किलोग्राम में। और अगर ग्राम में है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से इसको डिवाइड करोगे। ये चीज ध्यान में रखो, ये मोलरिटी है आपकी। इस मोलरिटी को यहां लिख सकते हो आप इस तरह से। सो मोलरिटी आपकी हो जाएगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ सॉल्यूट लिखिए, मोल्स को ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हो ना आप, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर W अपॉन M लिख दिया आपने, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास W से ही रिप्रेजेंट करोगे, W ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्लियर? किलोग्राम में नहीं है तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, वो 1000 आप ऊपर ले जा सकते हो। और क्लियर कर लेते हैं अपने, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं फॉर्मूला को हम। M हो जाएगा यहाँ पर आपका W अपॉन M, मास अपॉन मोलर मास, W किसका मास, सॉल्वेंट का मास। और अगर ग्राम में दे दिया वो तो आपको क्या करना है, ये डिवाइड हो गया ये टर्म 1000। और ये चीज ध्यान में रखनी है कि ऊपर जो मास दिया हुआ है ये किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, और जो नीचे दिया हुआ है वो सॉल्वेंट के लिए है। तो इसे और क्लियर करके लिख लो, W ऑफ सॉल्यूट, ये W ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। समझ में आती है ये चीज? तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर देखो, डेल्टा TB इज इक्वल टू द केवी। केवी आपका रहेगा मोलरिटी के लिए, आप कहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंचे मोलरिटी के लिए। तो आपको लिखना होगा W अपॉन M, W1 कर लो, M1 कर लो, इसको W2 कर लो सॉल्वेंट के लिए, और यहाँ पर आपको 1000 से इसको डिवाइड करना होता है। अगर ये ग्राम में दिया हुआ तो, किलोग्राम में है तो 1000 नहीं आएगा। ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसी फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। क्वेश्चन में आपको केबी का वैल्यू गिवन होता है, ठीक है। केबी आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, आपको अगर सॉलिड बता दिया तो आप उसका मास भी आपको देंगे, आप उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो एनी हाउ, ठीक है। बट आप क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, आप यहाँ केबी नहीं कैलकुलेट कर सकते, केबी आपको दिया हुआ होता है। और इस तरह आपको फिर जो आपको गिवन नहीं है उस पर्टिकुलर टर्म को आपको इस तरह से फाइंड आउट करना होता है यहाँ पर। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरह इस फॉर्मूला का यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? इफ यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट देन इंडिकेट मी। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर आगे चलते हैं। ओके डन। कैन आई क्लीन इट? ये थी हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे ये कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड की, वो चीज हमने देखी। ओके, यूनिट ऑफ केबी। यस मयंक, देखो केबी के लिए आपको यूनिट लिखनी है, एक सेकेंड, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू द केबी इंटू एम। तो केबी की यूनिट यहां पर होने वाली है आपकी डेल्टा टीबी, टेम्परेचर है आपका,
केल्विन में मेजर करते हैं आप, यूनिट ऑफ केबी लिख लो, केल्विन किलोग्राम पर मोल। एक सेकेंड, यस, मोल पर किलोग्राम, ये मोलालिटी की यूनिट होती है। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैम ये तो अपन में आएगा ना, यस, पर केजी तो नीचे आएगा ना, पर केजी तो नीचे ही आएगा ना, मॉल पर केजी बाद में मैंने करेक्शन किया तो है। तो मैम मोल पर केजी तो इधर की साइड है, केबी इंटू मोल पर केजी तो इधर की साइड आके तो उल्टा हो जाएगा अच्छा, ना। आप देखो, एक सेकेंड देखो, केजी अपन मोल, डेल्टा टीबी केबी एम है, आप केबी लेते हो, एम अपॉन डेल्टा टीबी, यही लोगे ना। मैम उल्टा लिख दिया, टीबी अपॉन एम आएगा। डेल्टा टीबी अपॉन एम, केल्विन ले लिया डेल्टा टीबी के लिए, मॉल्स पर केल्विन है आपका, मॉल्स पर किलोग्राम, तो किलोग्राम पर आ जाएगा ना, केल्विन किलोग्राम पर मोल, यही तो बनेगी पर यूनिट। यस मैम ये सही है। मॉल होता है आपका ये मोल, ओके, किलोग्राम पर मोल। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर चलते हैं। अब एक चीज समझो कि आपका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर में कमी हो रही है, डिप्रेशन आपका सॉरी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एलिवेशन यस सॉरी लोअर हो रहा है आपका, रिलेटिव लोअरिंग हम कैलकुलेट करते हैं। तो उस वेपर प्रेशर के कम होने से हमारे बॉइलिंग पॉइंट पर तो हमने इफेक्ट देखा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। अब आप बात करो फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। एक बार इस चीज को अपने दिमाग में बैठाओ कि आपने सॉल्यूट लिया, ठीक है, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जैसा भी था, हायर था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया आपने उसमें सॉल्वेंट में, आपने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम हो रहा है वेपर प्रेशर, समझो इस चीज को, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, वेपोराइज कम वेपर बन रही है, तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत जल्दी से आ जाएगा ना, लोअरिंग होगी, फ्रीज जल्दी होने लगेगी। वेपर तो बॉयल के लिए ज्यादा अच्छे हैं वेपर्स बनना, बट फ्रीज करने के लिए आपको वेपर्स कम बनाने होंगे, आपको प्रेशराइज करना होगा, पर्टिकुलर अरेंज करना होगा जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं। तो वेपर प्रेशर कम होने से आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि बहुत जल्दी से आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है आप तक पहुंच जाओगे और आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो फ्रीज होने लगेगा। तो इसी कंसेप्ट को हम आगे लेके प्रोसीड करेंगे, हम नाम देंगे इसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उससे पहले देखो समझ लो फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में है क्या, हम प्रैक्टिकली से समझेंगे। थियोरेटिकली तो आप समझते हो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि आपका जो भी लिक्विड है पर्टिकुलर वो अरेंज हो गया और फ्रीज हो गया है, जम चुका है, इसको ही आप फ्रीजिंग कहते हो, और जिस टेम्परेचर पर ये फिनोमेना हुआ है उसे आप फ्रीजिंग पॉइंट नाम देते हो। प्योर सॉल्वेंट में वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो सकता है क्या, वॉलेटाइल सॉल्यूट की हम बात यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल की कर रहे हैं, वॉलेटाइल डालोगे तो सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल था और उसके साथ साथ जो आप सॉल्यूट डाल रहे हो वो भी वॉलेटाइल है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें डिक्रीज देखने को मिलता है। अब यहाँ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं अपन, क्लियर, जो आप कह रहे हो वो चीज सही है। फिर देखो अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें
फ्रीजिंग पॉइंट अगर हमें साइंटिफिक तरीके से देखना है तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर पॉइंट है, वो टेम्परेचर है जब किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर उसकी सॉलिड स्टेट में है वो वेपर प्रेशर उसके लिक्विड स्टेट के बराबर हो जाता है। ठीक है, आपको जमाना है कोई सब्सटेंस, लिक्विड में है अभी वो, और उस लिक्विड स्टेट में उसका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, तो आप उसे डाउन करते जाओगे जमाने के लिए टेम्परेचर को, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब उसका लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस एक ही सब्सटेंस के। तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को आप फ्रीजिंग पॉइंट नाम देते हैं। ओके, तो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट हम समझ लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। हेडिंग डालो अपना, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सभी समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, यानी आपको फ्रीज करना है, जमाना है अपने सब्सटेंस को, अपने सॉल्यूशन को। बट अब यहां पर आपको उसकी एक्चुअल डेफिनेशन समझनी है। इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid state, vapor pressure of liquid state is equal to the vapor pressure of solid state of substance। यहाँ लिक्विड लिखो और यहाँ सॉलिड लिखो तो ज्यादा सही होगा, तभी फ्रीजिंग को शो करेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आता है हमें। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब किसी सब्सटेंस का, एक ही सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, उस सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है सॉलिड स्टेट की वेपर प्रेशर के। तो उस जिस टेम्परेचर पर ये फिनोमेना होती है उसे आप फ्रीजिंग पॉइंट नाम देते हो। ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो हमने रिलेट किया नहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा कि आप बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखते थे तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेट करते थे आप बॉइलिंग पॉइंट को। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला टर्म नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आता है, एक ही लिक्विड का खुद का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है उसकी सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के। तो ये आप एक्चुअल डेफिनेशन इसकी नोट डाउन करते हो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे। यहाँ देखो ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम, किसके बीच होगा, वही वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर रिलेट हो रहे हैं ना। ठीक है, अब मान लो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको वो जो सॉलिड है आपका, सॉलिड स्टेट में आपके पास जो सॉल्वेंट है उसका सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर आपको देखना है। सॉलिड स्टेट में भी देखो वेपर बनती हैं, आप आइस को ही देख लो, वो सब्लिमेट हो रहा है तो वेपोराइज होगा, वेपर्स उसकी बनेंगी। तो सॉलिड स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उसका, वो यहाँ पर आप देखते हो, उसको यहाँ हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये है हमारा सॉलिड सॉल्वेंट। सॉलिड सॉल्वेंट, ये वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, किसके लिए, सॉलिड सॉल्वेंट के लिए। अब यहाँ देखो हम इस सॉल्वेंट को लिक्विड कर लेते हैं, फिर उस लिक्विड सॉल्वेंट से हम उसको क्या करेंगे कि उसकी वेपर्स देखेंगे कि इस सॉलिड स्टेट के बराबर कब हो रही है, वो टेम्परेचर देखेंगे। प्लस उसके बाद हम फ्रीजिंग पॉइंट देख लेंगे, प्लस उसके बाद हम देखेंगे कि उस सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चीज हम देखेंगे। ये हमने सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ देख लिया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, आपकी वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि मान लो हमने यहाँ पर इसी सॉलिड की हम बात करें,
सॉरी इससे सॉलिड नहीं, हम इसको लिक्विड कर लिया, लिक्विड सॉलिड, ये इसी सॉल्वेंट का लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड सॉल्वेंट आ गया। ये लिक्विड था, उस टाइम पर इसके वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। अब यहाँ देखो इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको देखना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ही सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो पॉइंट होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये आगे बढ़ाते जाओ आप, यहाँ से आपने मान लो इसको आगे बढ़ाया इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर आकर ये किससे मिल गया अपने सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर से, तो आप कहोगे कि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पॉइंट आपका क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। समझ में आ रही है ये चीज? ये इसी सॉल्वेंट का सॉलिड का ग्राफ देखा या आपने इसी का लिक्विड का ग्राफ देख लिया। अब आपने क्या किया कि इसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर कम होता है ना, देखकर आए हो आप ये चीज कि जब आप क्या करते हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐड करते हो तो क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो यही चीज यहाँ पर शो हो रही है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट? अब इस वेपर प्रेशर को, इस डिक्रीज वेपर प्रेशर को भी आपने क्या किया, आगे बढ़ाया। तो थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ इस तरफ, ये है आपका ओके। अब यहाँ से आपको देखना है कि इस सॉल्यूशन आपका लिक्विड स्टेट में, इस सॉल्यूशन को आप कंपेयर करोगे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखोगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट कब देखोगे, जब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके, जब ये सॉलिड था इसका सॉल्वेंट, तो उसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो आप इस ग्राफ को आगे बढ़ाओगे तो वो ग्राफ कुछ यहाँ जाकर मिल रहा है, यहाँ इस पॉइंट पर, और ये प्योर सॉल्वेंट वाला इस पॉइंट पर था। तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था, अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया है, कम हो गया, यानी कि अब आपका जो सोल्यूशन है वो जल्दी से जमने लगा है आपका। समझ में आ रही है ये चीज? तो प्योर ये था हमारा सॉलिड प्योर सॉल्वेंट, इसके लिए आपने TF फ्रीजिंग पॉइंट F और नॉट प्योर को शो कर रहा है। फिर उसके बाद ये पॉइंट शो कर रहा है TF को, यानी कि आपके सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को शो कर रहा है। डिप्रेशन नजर आ रहा है ना आपको? समझ में आ रही है ये चीज कि जब आपने पहले वाले ग्राफ से तो आपने क्या समझा, फ्रीजिंग पॉइंट समझा कि एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फिर उसके बाद आपने आपका सॉल्यूशन लिया जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, तो वेपर प्रेशर कम हो रहे थे, वेपर प्रेशर कम होने से आपका जो आपका सॉल्यूशन था वो जल्दी से वेपोराइज होने लगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, उसको हमने यहाँ समझा। और ये जो बीच में बता रहा है हमें, ये डिप्रेशन को शो कर रहा है। ठीक है, ये जो गैप है ये फ्रीजिंग पॉइंट पे होने वाले डिप्रेशन को शो कर रहा है, जिससे हम डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। समझ में आ रही है ये चीज? और डेल्टा TF को आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा TF इक्वल टू द, क्या ज्यादा है इसमें, TF नोट का वैल्यू है माइनस TF। यहाँ TF नोट क्या है, यहाँ लिख लो इस चीज को, TF नोट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और डेल्टा TF किसे शो कर रहा है, इस फ्रीजिंग पॉइंट में होने वाले डिप्रेशन को शो कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू कि किस तरह से सॉल्यूशन बनाने पर वेपर प्रेशर तो हो गई आपका डिक्रीज, उसके साथ साथ आपका फ्रीजिंग पॉइंट पे डिक्रीज होता है। ये चीज क्लियर होती है? अब डिक्रीज हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद इसको आप रिलेट करोगे सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से। तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि फ्रीजिंग पॉइंट वाला ये जो ग्राफ है किस तरह से आपको समझ में आ गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, किस हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो उसके बाद मैं इसे क्लीन कर दूं और हम आगे चलते हैं।
समझ में आ गया है तो हम क्लीन करेंगे और आगे चलेंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट के एलिवेशन डिप्रेशन आपको ये जो आप यहाँ से न्यूमेरिकल्स निकालोगे ना, आप इनका जो फॉर्मूला निकालते हो ये आपको न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्प देते हैं और ऑलमोस्ट सबका फॉर्मूला सेम ही है। बस ध्यान में ये रखना है आपको कि कौन किस प्रॉपर्टी को आप कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे और बहुत अच्छे से आप अपने एक न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। तो इसे क्लीन कर दें हम। अब उसके बाद आप वही चीज है जिस तरह आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आपने कंसंट्रेशन टर्म मोलैलिटी से जोड़ा था, इसे भी हम मोलैलिटी से ही जोड़ेंगे क्योंकि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। टेम्परेचर यहाँ काम ही टेम्परेचर का है। बॉइलिंग और विनोद सर ने क्लास स्टार्ट कर दी। देखो 5 मिनट तो बचे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, आप लोग जा सकते हो बायो क्लास में। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।